आज हम बात करने वाले हैं बिना कोचिंग यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। लेकिन बिना कोचिंग यूपीएससी की तैयारी कैसे करें या जानने से पहले हमको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। हमें जानना चाहिए कि जो मानव रहा है और जो ज्ञान रहा है उन दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध रहा है और ज्ञान की मानव तक पहुंच जो है वो कितनी आसान रही है, कितनी मुश्किल रही है। ख़ास करके हम अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे अगर ज्ञान के संबंध में अगर क्रांतियों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में एक तरीके के बड़े बदलाव किए हैं, बहुत बड़े बदलाव किए हैं और इन बहुत बड़े बदलावों का लाभ जो है वो पूरी मानव सभ्यता को मिला है। जैसे पहला हम इसमें कह सकते हैं कि लिपि का जो विकास हुआ, लिपि ने जो ज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन किया वह सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि लिपि से पहले ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचता था। तो इसमें यह सीमा थी, लिमिटेशन थी कि एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को जो ज्ञान देना चाहती है या देती है तो वह अपनी निकटतम पीढ़ी को ही दे सकती है। 1 या 2 पीढ़ी तक ही पूछ सकती है कि एक दादा है वो अपने पोते को दे सकता है, परपोते को दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी लाइफ हो नहीं सकती। तो किसी दादाजी ने अगर कोई ऐसे अनुभव किए हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं तो वह उसको मौखिक ही पहुंचा सकते थे। और मौखिक में समस्या ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और आगे जितनी पीढ़ियों में वो ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना ही उस सूचना के परिवर्तित होने की संभावना बनी रहेगी। तो लिपि ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया ज्ञान के क्षेत्र में वह है कि जो दादाजी के अनुभव हैं वो उनको लिख सकते हैं और आने वाली 50 पीढ़ियाँ या हज़ारों पीढ़ियाँ भी उसको वैसा का वैसा प्राप्त कर सकती हैं और उससे लाभान्वित हो सकती हैं। लेकिन लिपि के विकास मात्र से भी ज्ञान सुरक्षित तो हुआ लेकिन सुलभ नहीं हुआ, या हम उसको कहें कि जन सुलभ नहीं हुआ, क्योंकि जो लिखने की क्रिया है वो केवल मानव तक सीमित थी, मानव ऊर्जा पर निर्भर थी। तो एक व्यक्ति जो लिखता था उसमें प्रयास बहुत ज़्यादा लगता था, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और बहुत सीमित लोगों तक ही उसकी पहुंच हो सकती थी। तो आम जन तक वह जो ज्ञान है वो फिर भी नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात ये भी थी इतिहास में रही है कि जो ज्ञान शुरुआती लिखा गया वो शास्त्रीय भाषाओं में लिखा गया और उसकी समझ बहुत सीमित लोगों को होती थी। जो किताबें हैं उनको लिखने में बहुत मेहनत लगती थी, तो वह बहुत महंगी होती थी और बहुत विशेष वर्ग के लोग ही उन किताबों को अफोर्ड कर सकते थे, खरीद पा रहे थे। तो दूसरी जो क्रांति ज्ञान के क्षेत्र में होती है, जो ये बाधाएं हैं, इन बाधाओं को तोड़ती है, वह है प्रिंटिंग की शुरुआत। और प्रिंटिंग की शुरुआत ने बड़ी मात्रा में किताबों को लिखना और जन सामान्य तक पहुंचाना आसान बनाया। और प्रिंटिंग के साथ साथ चूँकि किताबों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रोफेशन भी आए, बहुत सारे नए लेखकों का जन्म हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाने लगा, ट्रांसलेशन होने लगी। तो अब भाषा की यह भी बाधा नहीं रही कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ सकता है, वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ सकता है। और हम देखेंगे कि प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद ज्ञान तेज़ी से फैलता है और उस ज्ञान के कारण बहुत सारे राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन भी दुनिया में आते हैं। लेकिन शुरुआती जो राजशाहियाँ रहीं तो वो राजशाहियों के पास उतने संसाधन नहीं थे या उनकी इच्छा शक्ति वैसी नहीं थी कि वह अपनी प्रजा को, जनता को शिक्षित बनाने की कोशिश करें। तो राजतंत्रात्मक जो समाज रहा इतिहास में, उसने अपनी जनता को शिक्षित करने की कोई खास प्रयास नहीं किए। तो मुख्य रूप से जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, खासकर पश्चिम में, वहाँ से आम जन तक ज्ञान फैलना शुरू हुआ, लेकिन वह ज्ञान भी सीमित रहा अमीर देशों तक ही। जो गरीब और विकासशील देश रहे उन तक ज्ञान फिर भी ठीक से नहीं पहुंच पाया, बहुत छन छन के पहुंच पाया। जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत एक विकासशील देश था और आज़ादी के बाद भी उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह अपनी सारी जनता को साक्षर कर सके, शिक्षित कर सके। तो ऐसे में बहुत सारी किताबों की उपलब्धता होने के बाद भी वह सक्षम नहीं था कि उन किताबों को पढ़ सके। सक्षम तब होगा जबकि उसको किताब के साथ साथ उसको किताब पढ़ना भी आता हो, वह उस भाषा की समझ भी रखता हो। जो साक्षरता है
वह बहुत धीरे धीरे फैली है और विकासशील देशों में इसकी रफ्तार और ज़्यादा धीमी रही। जैसे आज भी भारत में 30 से 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं, और ये आबादी जो है, जो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है अमेरिका, उसकी आबादी से भी ज़्यादा है। फिर भी एक तरीके से ज्ञान के क्षेत्र में आज हम कह सकते हैं 2022 में कि हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां पर डिजिटल क्रांति ने ज्ञान को अब किताबों से भी बाहर निकाल दिया है और हर व्यक्ति के हाथ में एक क्लिक पर उसको उपलब्ध करा दिया है। और उसने कहीं ना कहीं भाषा का बंधन भी तोड़ा है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप उसको सुन सकते हैं। तो इस तरीके के जो बदलाव हुए हैं डिजिटल क्रांति में, तो मेन जो बात हम आज करने वाले थे उस पर आते हैं कि इस तरीके के जो बदलाव हुए हैं, तो इन सब बदलावों में ज्ञान अब जन सामान्य तक बहुत आसानी से पहुंच गया है। तो चाहे उसको कुछ सीखना है, चाहे उसको कुछ जानना हो, उसके लिए अब निर्भरता एक तरीके से किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी संस्था विशेष पर उतनी नहीं रही है। तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है, उसको लगता है कि बिना कोचिंग के किसी भी फील्ड में हो, मुख्य रूप से हम आज यूपीएससी की बात करने वाले हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यूपीएससी पास करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो आज के समय में ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए कि बिना कोचिंग की यूपीएससी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। प्रश्न कोई महत्व का बचा ही नहीं है। निश्चित रूप से की जा सकती है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है जो बाधा हो, जो आपको वहाँ तक ना पहुँचा पाए। तो ये प्राचीन काल नहीं है कि आपको एक विशेष गुरु ही चाहिए, या वो गुरु नहीं मिलता है, बहुत महंगा है, तो उसकी तस्वीर टांग कर आप जो यूपीएससी की तैयारी करो। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु द्रोण हैं, बहुत सारे अर्जुन ऐसे हैं जो खुद ही गाइड कर रहे हैं आज के समय में। तो अब ये कोई बाधा नहीं है, गाइडेंस कोई बाधा नहीं है। और देखा जाए तो यूपीएससी का जो आधार है, तैयारी का जो मेन आधार है, उसके 3 पिलर हम कह सकते हैं जो मेन हैं। उसमें एक, आप सिलेबस को ठीक से समझ लीजिए। दूसरा, उसके नेचर को, एग्ज़ाम के नेचर को समझ लीजिए, और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी कर लीजिए। और तीसरा, कायदे का स्टडी मटेरियल अपने पास ले आइए, रख लीजिए। और स्टडी मटेरियल अच्छा कैसा हो, तो वो उसके लिए यूट्यूब, गूगल सब भरा हुआ है। आप एक बार पूछ के देखिए, हज़ारों जवाब मिल जाएंगे, और हज़ारों जवाबों में बहुत सारे कॉमन जवाब होंगे। उन कॉमन किताबों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनको तो आप पढ़ना शुरू कर ही सकते हैं। रही बात इसके बाद जो सहायक जानकारियाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए होती है कि अच्छा गाइडेंस हो, अच्छा माहौल मिल जाए, आंसर राइटिंग मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो ये डिजिटल स्पेस पर हवा पानी की तरह उपलब्ध हैं। गाइडेंस, कितने गाइडेंस चाहिए, एक से बढ़कर एक टीचर जो है आपको उपलब्ध है। माहौल के लिए आप अपने आसपास में कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लाइब्रेरी भी नहीं है, तो अपने घर में इस तरीके की एक जगह बनाइए जहाँ खुद ही पढ़ने का मन हो। एक छोटी सी अपनी एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे एक पढ़ाई का माहौल बनाइए कि कोई दूसरा भी आए तो वहाँ उसको केवल पढ़ने का मन हो और कुछ ना हो। और तीसरा, टेस्ट सीरीज़ हैं या आंसर राइटिंग है, तो उसके लिए आप बहुत आसानी से बहुत सी जगहों पर, जैसे टेलीग्राम पे इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप बने हुए, आंसर राइटिंग के ऐसे ग्रुप हैं। एक डिस्क्रिप्शन में भी एक ग्रुप मिल जाएगा आंसर राइटिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कुछ लिखिए, वहाँ पे डालिए, और कुछ अच्छे टीचर जुड़े हुए हैं जो उसको चेक कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई भी बाधा तैयारी के लिए नहीं है ना तो ज्ञान अब बहुत सीमित जगह तक वह बंध के रहा है, ना ही कुछ लोगों तक बंध के रहा है, और ना ही वह बहुत आर्थिक रूप से महंगा है कि उसके लिए आपको बहुत पे करना होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आपको ना कोई ऑफलाइन ना कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप बस ठीक से एग्ज़ाम को समझ लीजिए, और उस एग्ज़ाम की समझ के साथ, आप स्टडी मटेरियल के साथ, आप डेडिकेशन और पेशेंस के साथ काम कीजिए। क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको यहाँ पे 1.5-2 साल देने ही पड़ेंगे। आप चाहे कोचिंग से पढ़ लीजिए या आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। और 1.5-2 साल अगर कोई सेल्फ स्टडी में देता है, दिन में ज़्यादा नहीं तो 7-8 घंटे भी पढ़ता है, तो निश्चित रूप से मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि सेल्फ स्टडी में जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो ज़्यादा
गहराई से हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, याद रहती हैं। वो समझ ज़्यादा बेहतर बनती है उसमें। आप अपने से खोजोगे, अपने से जानोगे, तो वह जानकारी जो है वो बहुत कीमती जानकारी होगी। वैसे ही है कि आप समोसा खरीद के खाते हैं, समोसा बना के खाते हैं, और जो बना के खाया जाता है वो हमेशा स्वादिष्ट होता है। तो बना के ही खाइए, ज्ञान को भी आप बना के खाइए, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सक्सेस दिला सकता है। और इसके कई आधार हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, ढेरों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसी साल का बहुत अच्छा उदाहरण है श्रीनाथ, जो कुली का काम करते थे और मेहनत की और एग्ज़ाम को निकाला, वो भी मोबाइल से पढ़ के निकाला है। तो जब हमारे पास उदाहरण हैं, हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास गाइडेंस भी उपलब्ध है, टॉपर्स के गाइडेंस हैं, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो उसके बाद भी किसी भी तरीके से कोई कोचिंग पे निर्भरता रखना चाहे तो वो एक मेंटल हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन हमारी है, कि वो बंधी हुई है, कि समाज ने एक मापदंड निर्धारित कर दिया है कि यूपीएससी है तो फलाना कोचिंग ज्वाइन करनी है, उससे वो पास होता है। जबकि सच्चाई सभी को पता है, और होनी भी चाहिए सभी को, कि किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, और इंटरव्यू में जो लोग आते हैं उनके नामों के प्रचार के साथ हमने पढ़ा है, नाम छापे जाते हैं और कोचिंगों को चमकाया जाता है। तो वो सारी चीज़ों से ना फंस के अगर सेल्फ स्टडी में बेहतर तरीके से कोई काम करे तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगा। और अंतिम रूप से जो सफल होता है उसको भी पता ही है कि 95% जो मेहनत थी वो उसी की थी, है ना। तो एक कोचिंग से ज़्यादा रोल तो जो है कोचिंग के लिए जिसने पैसा दिया है उसका होता है। तो बेहतर है कि आप इस बात को शुरू में ही जान लें, समझ लें, और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मदीपो भाव के साथ आप तैयारी करते हैं, तो वो बेहतर परिणाम लेकर आएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो है कुछ थोड़ा बहुत आपको गाइड कर पाएंगी। आपने इन सारी बातों को अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।